इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत। ये नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में संस्कृति और दर्शन की तस्वीरें उभरती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि प्राचीन भारत एक बहुत ही खतरनाक मिलिट्री पावर हाउस भी था। एक ऐसी जगह जहाँ के हथियारों में विज्ञान, कला और एक अजीब सी दिव्य शक्ति का एकदम बेजोड़ संगम देखने को मिलता था। चलिए, इस आम धारणा को थोड़ा बदलते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि प्राचीन भारत सिर्फ साधु संतों, ऋषियों और अध्यात्म तक ही सीमित था। बिल्कुल नहीं। गहन और गहरे दर्शन के साथ साथ यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड, खूंखार और सुव्यवस्थित सैन्य संस्कृति भी पनप रही थी। इसी ताकत के दम पर यहाँ के विशाल साम्राज्यों ने अपना वजूद कायम रखा था। तो आज के इस सफर के अहम पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले प्राचीन सैन्य विरासत पर एक नजर डालेंगे। फिर मुख्य शस्त्रागार में रखे हथियारों को करीब से जानेंगे। उसके बाद दिव्य और विशेष हथियारों का रहस्य समझेंगे। फिर भारत की ग्लोबल मिलिट्री पावर और आखिर में बात करेंगे उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन भारतीय सैन्य विरासत। एक ऐसा दौर जिसने युद्ध कला में एक बिल्कुल नया प्रतिमान स्थापित किया। देखिए, उस जमाने के हथियार कोई आम लोहे या लकड़ी के टुकड़े नहीं हुआ करते थे। ये हथियार अपने आप में एक मास्टरपीस थे। इन्हें बनाने में विज्ञान, मेटलर्जी और बेहतरीन कला का इस्तेमाल होता था। इन हथियारों को नज़दीकी लड़ाई और दूर के वार दोनों के लिए एकदम परफेक्ट बैलेंस किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात, इनके घातक डिज़ाइन के साथ साथ एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी जुड़ी होती थी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आइए जानते हैं उस मुख्य शस्त्रागार के बारे में जिसने महान योद्धाओं को अजेय बना दिया था। युद्ध के मैदान में तीरंदाजी की अहमियत सबसे ज्यादा हुआ करती थी। तीरंदाज सेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। साधारण धनुष से लेकर आग उगलने वाले बाण, जहरीले तीर और अर्धचंद्राकार तीरों तक का इस्तेमाल होता था। प्राचीन महाकाव्यों में तो इसका जिक्र अक्सर मिलता ही है, जैसे रामायण में भगवान राम का अजेय कोदंड और महाभारत में अर्जुन का मशहूर गांडीव धनुष। और फिर आती है तलवार, शूरवीरता और सम्मान का असली प्रतीक। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लेजेंड्स के लिए तलवार सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उनकी पहचान थी। और ये तलवारें बनती थीं दुनिया के सबसे बेहतरीन वुड स्टील से, जो अपनी मजबूती और धार के लिए पूरे विश्व में मशहूर था। अब जरा गदा के बारे में सोचिए। दुश्मन की मजबूत से मजबूत कवच को चकनाचूर करने वाला एक भयंकर और भारी हथियार। इसे चलाने के लिए बहुत ही खतरनाक लेवल की शारीरिक ताकत, गजब का बैलेंस और स्पीड चाहिए होती है। महाभारत में भीम और दुर्योधन का वो महाकाव्य युद्ध तो सबको याद ही होगा। या फिर भगवान हनुमान का इस हथियार पर अविश्वसनीय नियंत्रण। दुश्मन की तेज घुड़सवार सेना को रोकने के लिए कुछ अलग चाहिए था। तो यहाँ एंट्री होती है भाला, बर्छी और फरसा जैसे हथियारों की। मराठा योद्धाओं की हवा में तेजी से तैरती हुई बर्छी हो या दुश्मनों को चीर देने वाला भारी फरसा, ये हथियार युद्ध के मैदान में दुश्मन के फॉर्मेशन को तहस नहस करने के लिए एकदम परफेक्ट थे। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, दिव्य और विशेष हथियार। यहाँ हम उन अस्त्रों को देखेंगे जो सच में इंसानी सोच और शारीरिक सीमाओं के बहुत परे थे। अब जरा इस हथियार पर गौर कीजिए, उरुमी। दक्षिण भारत से निकला ये हथियार दिखने में किसी बेल्ट या कोड़े जैसा लचीला लगता है, लेकिन इसकी धार किसी रेजर से भी तेज होती है। इसे चलाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और योद्धा खुद को ही घायल कर सकता है। ऐसे जटिल हथियारों को चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कलारी पयट्टू जैसे बेहद एडवांस्ड और दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। इसके साथ ही कटार जैसे छिपकर वार करने वाले हथियार और मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, ये सब एक प्राचीन योद्धा की ट्रेनिंग का बहुत ही जरूरी और अहम हिस्सा हुआ करते थे। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि भारतीय युद्ध कला के दो बिल्कुल अलग अलग रूप थे। एक तरफ बेहतरीन वुड स्टील से बनी शानदार तलवारें जिनमें गजब की ताकत और बैलेंस चाहिए था, और दूसरी तरफ पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे भयंकर दिव्य अस्त्र जो किसी भौतिक चीज से नहीं बल्कि सीधे मंत्रों और ब्रह्मांडीय शक्तियों से चलते थे, एकदम अचूक और विनाशकारी। ये सब जानकर सच में हैरानी होती है।
तो अब चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक प्रसिद्धि और सैन्य शक्ति। आइए देखते हैं कि कैसे ये ताकत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासकों के विजन पर गौर करें तो उन्होंने अपनी सेना को 4 बेहद सटीक हिस्सों में बांटा था: पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ। इसे चतुरंग कहा जाता था। इन चारों के कॉम्बिनेशन ने एक ऐसी मिलिट्री मशीन तैयार की जिसे युद्ध के मैदान में रोक पाना लगभग नामुमकिन था। युद्ध के मैदान में युद्ध हाथियों का इस्तेमाल उस समय का एक जबरदस्त इनोवेशन था। हाइड स्पेस के युद्ध का किस्सा ही ले लीजिए। पूरी तरह से आर्मर पहने हुए, हथियारों से लैस इन भीमकाय युद्ध हाथियों ने यूनानी सेना के सच में पसीने छुड़ा दिए थे। कल्पना कीजिए, ये हाथी एकदम चलते फिरते भयंकर टैंक की तरह काम करते थे। और ये बात बहुत ही कमाल की है कि प्राचीन भारत हथियारों का एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर भी था। अरब, फारस से लेकर पूरे यूरोप तक यहाँ के हथियारों की भारी डिमांड थी। हमारा वुड स्टील तो उस जमाने में ब्लेड बनाने का अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड था, जिससे दुनिया की वो मशहूर दमिश्क तलवारें भी बनाई गई थीं। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं। भाग 5, एक स्थायी विरासत। कैसे ये प्राचीन हथियार युद्ध के मैदानों से निकलकर हमारी आधुनिक संस्कृति का हिस्सा बन गए। इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि महाकाव्यों के युग से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक इन हथियारों का ही दबदबा रहा। फिर समय बदला, बारूद आया और लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये पारंपरिक हथियार खत्म नहीं हुए, बल्कि इतिहास के पन्नों में और हमारे म्यूजियम्स में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी ये मिलिट्री डीएनए हमारे आसपास मौजूद है। दशहरे पर होने वाली शस्त्र पूजा को ही देख लीजिए, या फिर भगवान शिव का त्रिशूल और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। राजस्थान के ऐतिहासिक किलों से लेकर बाहुबली और जोधा अकबर जैसी विशाल ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक वो प्राचीन शौर्य और युद्ध कला आज भी हमारे बीच पूरी तरह से जिंदा है। तो आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर प्राचीन भारत का ये मिलिट्री डीएनए आज भी हमारी संस्कृति में इतनी शानदार तरीके से जिंदा है, तो सोचिए हमारे पूर्वजों की तकनीकी और वैज्ञानिक समझ के ऐसे और कितने राज होंगे जो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने मौजूद हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।